हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जहाँ पर हम अलग अलग परिवर्तनों की बात कर रहे थे, उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे कि कौन सा वाला हमारा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा हमारा रासायनिक परिवर्तन है। फिर हमने रासायनिक परिवर्तनों की कुछ जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में बात की, जैसे कि विनेगर और बेकिंग सोडा की प्रोसेस, है ना, कॉपर सल्फेट और आयरन की प्रोसेस। ठीक है, इनमें क्या केमिकल चेंज होता है, क्या केमिकल प्रोसेस यहाँ पर होती है। तो आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर को अच्छे से डीपली डिस्कस करते हैं। तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा था। अच्छा, जो जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं आप एक बार देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए साथ साथ। चलिए, तो विनेगर और बेकिंग सोडा की प्रोसेस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, है ना, कि विनेगर और बेकिंग सोडा को जब हम मिलाते हैं, एक साथ डालते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में, तो वहां से गैस निकलती है, गैस के बबल्स निकलते हैं। वो गैस कौन सी है? जब हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, इसको पास करवाते हैं लाइम वाटर से, तो ये जो गैस जो है ये क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की यानी कि दूधिया बना देती है। तो ये गैस कौन सी है? ये गैस है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात की थी। चलो, तो कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। फिर हम बात कर रहे थे ओजोन लेयर के बारे में, एक सुरक्षा कवच जो है जिसको हम ओजोन परत या ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हमें डिस्कस करना है आज। तो ये जो ओजोन लेयर है या ओजोन परत है, हम जानते हैं ये जो हमारी पृथ्वी है उसकी सतह पर है। ठीक है, उसके सरफेस पर, उसके सरफेस के जैसे अगर हम कहें कि ये जो है ये हमारी पृथ्वी है, तो ये बाहर से ये जो लेयर है ना, ये वाली जो लेयर है ये हमारी क्या है? ओजोन लेयर है, ओजोन परत है। अब ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो हम इसको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए है बच्चों क्योंकि ये हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ठीक है, बचाती है तो क्या मतलब है? देखो, सन की जो रेज हैं वो अर्थ पर आती हैं, हमें पता है ना, जिससे हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, एनिमल्स हम सब ग्रो करते हैं। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस से, सनलाइट से जो है, सनलाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सनलाइट ना हो तो जीवन चक्र जो है वो पृथ्वी पर नहीं चल सकता बिना सनलाइट के। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये जो ओजोन लेयर है ये सन की रेस से हमें बचाती है। सन की रेस तो हमारे लिए अच्छी है, तो बचाती कैसे है बच्चों? सन की कुछ ऐसी रेज होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेज या पैराबैंगनी विकिरण कहते हैं। अब ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, जो रेडिएशंस होती हैं बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। हानिकारक क्यों होती है? क्योंकि अगर ये डायरेक्टली पृथ्वी पर पड़ती हैं और हमारे स्किन पर अगर पड़ती हैं तो हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, आंखों से कैटरैक्ट की बीमारी हो सकती है। ठीक है, जो हमारे एनिमल्स हैं उन्हें भी बहुत सारी स्किन डिजीजेस हो सकती हैं और प्लांट्स को भी बहुत नुकसान पहुंच सकता है। जो भी हमारे मेरीन एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, उनको भी ये हानि पहुंचा सकती है। इसीलिए ये जो ओजोन लेयर है हमारी अर्थ के बाहर की वाली लेयर, ये क्या करती है? हमें उन्हीं पैराबैंगनी किरणों से, विकिरण से बचाती है। बचाती कैसे? उसको क्या कर लेती है? ये क्या करती है? इन रेज को, इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, फिर ये हमारी अर्थ पर नहीं आ पाती। ठीक है, चलो, अब ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो ओजोन लेयर है ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चों, अब बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट होती जा रही है, यानी कि टूट रही है। कहीं कहीं पर जो है इस पर छेद भी हो गए हैं। ठीक है, तो अगर ये डिप्लीट हो जाएगी, ये ओजोन लेयर टूट जाएगी, तो क्या होगा? डायरेक्टली सन की रेज आएंगे और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए
हमें क्या करना है, इसको डिप्लीशन से बचाना है। वो हम कैसे बचा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करके या पॉल्यूशन को कम करके। जितना कम पॉल्यूशन होगा, जितना कम ग्लोबल वार्मिंग होगी, उतनी ज्यादा ये ओजोन की लेयर जो है सेफ रहेगी। ठीक है, तो जो हमारी कुछ हार्मफुल गैसेस हैं वो क्या करती हैं, इसको ब्रेक करती हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हमें इतना ही समझना है, ये इतना ही हमारे लिए अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट है। अब ओजोन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग होते हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है। ओजोन क्या करती है, जो विकिरण है, रेडिएशन है, इनको एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन में बदल जाती है। अब ओजोन और ऑक्सीजन दोनों जरूरी हैं। तो अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो ओजोन का फॉर्मूला है O3 और ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, इतना आप नोट कर लीजिए। आप चाहें तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोहे में जंग लगने की प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, वैसे तो पहले भी स्टार्टिंग में जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने जंग के बारे में बात की थी कि लोहे पर जंग कैसा लगता है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जंग कैसे लगता है और लोहे को बचाएंगे कैसे जंग लगने से। तो इस तरीके से जो चेन आप देख रहे हो, ये चेन बनी हुई है आयरन से, यानी कि लोहे से। लेकिन आपको दिख क्या रहा है, इसकी सतह पर ये जो है रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर दिख रही है, ये क्या है, यही तो जंग है। धीरे धीरे ये जंग क्या करता है, लोहे को कमजोर बना देता है। ठीक है, और लोहे को पूरा खराब कर देता है। ठीक, चलिए तो जब लोहा, अच्छा ये जो जंग है ये बनता कैसा है, जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ, पानी के संपर्क में आता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में लोहा आता है तो यह प्रतिक्रिया करता है और उसके ऊपर लाल रंग का पदार्थ बन जाता है। इसी लाल रंग के पदार्थ को जंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को लोहे में जंग लगना कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में हम कहें तो इस पदार्थ को रस्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन हम कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करके, है ना, ऑक्सीजन और पानी के साथ जब ये एक्सपोज होता है तब जो है रस्ट का फॉर्मेशन होता है। चलो इतना समझ में आया, इतना आप पहले पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास पूरी प्रोसेस है। इसकी जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो इस तरीके से, 4Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O गिव्स 2Fe2O3 प्लस डॉट XH2O। तो ये हमारे पास पूरी रिएक्शन है, आयरन ऑक्सीजन और वाटर मिलते हैं तो रस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दिख रहा है हमें यहाँ पर, ये है आयरन, ये है ऑक्सीजन O2 और ये हमारा H2O, तो मिल रहा है, रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अगर कोई एक कंडीशन भी ना हो, जैसे रस्ट ना हो, सॉरी, जैसे अगर हमारे पास वाटर ना हो या ऑक्सीजन ना हो तो रस्ट का फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो दोनों मॉइस्चर और एयर दोनों चीजें जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके लिए आवश्यकता क्या क्या है, यानी कि आवश्यक कारक क्या क्या है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी या जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। हवा में नमी की अधिक मात्रा जंग लगने की गति को बढ़ा देती है। अगर एयर में क्या है, मॉइस्चर ज्यादा है तो जंग लगने की गति भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीजन और पानी तो चाहिए, या हमें जलवाष्प मिल जाए, जलवाष्प में ऑक्सीजन भी है और पानी भी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और पानी दोनों की आवश्यकता होती है, पहली चीज तो ये हो गई। अब हवा में अगर नमी अधिक है, मॉइस्चर बढ़ेगा तो जंग लगने की जो गति है वो भी बढ़ जाएगी। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। अब जंग लगने से बचाव कैसे किया जाए। अभी तक देखो हमने क्या, हमने पढ़ा कि जंग कैसे लगता है, जंग क्या होता है, जंग लगना किसे कहा जाता है, फिर हमने इसकी रिएक्शन पढ़ी कि रिएक्शन क्या है, फिर हमने पढ़ा इसके लिए जो है आवश्यक कारक कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अगर जंग लग जाता है, क्योंकि हमने सारी चीजें तो पढ़ ली है, तो जंग लगने से बचाव हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम बचाएंगे। तो सबसे पहला है तेल या ग्रीस लगाना। तो तेल लगा करके या ग्रीस लगा करके अपने मेटल पर हम इसको बचा सकते हैं। लोहे की वस्तु पर तेल या ग्रीस की एक पतली परत लगाने से यह नम हवा के संपर्क में नहीं आती। इस प्रकार जंग लगने से रोका जा सकता है। पहला पॉइंट ये हो गया, है ना, तेल ग्रीस लगा लेंगे, इसकी एक पतली परत लगा लेंगे तो वो हवा के संपर्क में नहीं आएगा। जब नम हवा के संपर्क में नहीं आएगा तो जंग कैसे लगेगा, है ना, जंग की प्रोसेस भी रुक जाएगी। अगला है हमारा पेंटिंग। तो पेंट करके अगर लोहे की वस्तुओं जैसे गेट, कुर्सियां, कारों, ट्रकों, जहाजों आदि के बॉडी पर पेंट किया जाए तो यह नम हवा को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। लोहे से बने जहाज आसानी से जंग खा जाते हैं क्योंकि वह हमेशा समुद्री पानी के संपर्क में रहते हैं, जिससे जंग लगने की गति बढ़ जाती है भले ही उन पर पेंट किया गया हो। अब पेंटिंग भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जंग लगने से अपने धातु को या जो लोहा है उसको बचा सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल चीजें हैं, कुर्सी है, कार है, ट्रक है, इन पर क्या कर दिया जाता है, इनकी जो बॉडी है इस पर बाहर से पेंट किया जाता है, और जब हम पेंट कर देंगे तो ये हवा और पानी के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। लोहा जो अंदर का है, कांटेक्ट में कौन आएगा, देखो जैसे ये हमारे पास लोहे की हमने सोच लिया, ये कोई रॉड हमारे पास लोहे की है, ठीक है। अब इसके बाहर से हमने क्या किया, हमने एक पेंट की परत लगा दी, ठीक है, पेंट की परत लगा दी, पेंट की परत हो गई। अब ये जो ऑक्सीजन है या वाटर है ये इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, है ना, अंदर वाला जो धातु है उसके साथ तो ये आ ही नहीं पाएगा क्योंकि बाहर से पेंट के साथ ही तो रिएक्ट करेगा, अंदर पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि पानी तक सॉरी अंदर पेंट सॉरी जो अंदर जो मेटल है उस पर रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए इससे क्या हो जाता है, जंग लगने की प्रोसेस को रोका जा सकता है या जंग लगने से बचाया जा सकता है। लेकिन जो समुद्र के जहाज होते हैं उन पर भी पेंट किया जाता है ताकि उन्हें भी जंग लगने से बचाया जा सके। लेकिन बच्चों वो हर समय पानी के संपर्क में रहते हैं, तो ऐसा होता है धीरे धीरे पेंट भी क्या होता है, निकल जाता है, जिस वजह से पानी में देखो मॉइस्चर भी है ही, पानी भी है ही, तो जंग लगने की जो गति है वो भी बढ़ जाती है। भले उनमें पेंट किया गया हो तो भी उनमें जंग लग जाता है। ठीक है, चलिए तो पहले आप ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ और पॉइंट्स हमें देखने हैं। तो जो हमारे घरों के बाहर के जो गेट होते हैं, घरों में जो गेट होते हैं लोहे के गेट होते हैं अक्सर, ठीक है, तो उन गेटों में आपने देखा होगा हम कभी काला, लाल, नीला, भूरा इस तरीके का पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो पेंट क्यों कर रहे हैं हम उसमें, पेंट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो नम हवा है इसके कांटेक्ट में वो जो धातु है हमारा लोहा है वो ना आए, ठीक है, जिससे कि वो जंग भी उसमें नहीं लगेगा। तो आपने देखा होगा घरों में अक्सर ऐसा होता है कि जब कई साल हो जाते हैं तो वो हर पेंट जो है हल्का हल्का निकलने लग जाता है, तो उसी समय हमारे घर वाले क्या करते हैं उसमें नया पेंट करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर पेंट नहीं कराया जाएगा मेटल, अंदर का जो मेटल है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है, पेंट कराने में फायदा है क्योंकि पेंट सस्ता भी आता है और आसानी से हमारा मेटल भी सेफ रहता है। अगर पूरा मेटल खराब हो जाएगा तो हमें फिर नया गेट लाना पड़ेगा, नई ग्रिल लानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से पेंट से या तेल या ग्रीस लगाने से हम इन्हें जो है जंग लगने से बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरा मेथड है
अन्य धातुओं से लेप। अब एक और मेथड है, हम क्या कर सकते हैं, अन्य धातुओं से लेप कर सकते हैं, जैसे आपने जिंक मेटल के बारे में सुना होगा, ठीक है, जिंक के बारे में। अच्छा, ये जो प्रोसेस है इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है या गैल्वेनीकरण हम कह सकते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हमने दो प्रोसेस पढ़ी थी कि पेंट या ग्रीस कर सकते हैं, ठीक है, पेंट लगा सकते हैं या तेल लगा सकते हैं या ग्रीस लगा सकते हैं। अब क्या है, हम पेंट ग्रीस की जगह किसी और धातु से भी क्या कर सकते हैं, किसी और धातु की एक परत चढ़ा सकते हैं। जैसे हम पेंट कर रहे थे, जैसे ये धातु है हमारे पास, ठीक है, लोहे की कोई रॉड है, हम क्या कर लेंगे, इसके बाहर से किसी और मेटल की एक परत लगा लेंगे। अब किसी और मेटल की परत लगाने से ये होता है कि जो अंदर का मेटल है वो सेफ रहता है, ठीक है, अंदर का जो मेटल है वो हमारा सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है एंड मॉइस्चर है वो सभी बाहर वाले मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे अंदर का मेटल सेफ रहता है। अब हम जिंक का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, ज्यादातर जिंक, हमेशा जिंक का ज्यादातर हमारा उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज, जिंक क्या करता है, अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, यानी कि बाहर इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, जब एयर के साथ ये रिएक्ट करेगा तो प्रोसेस होगी, तो जिससे जिंक हो सकता है बाहर की जो लेयर है जिंक की निकलने लगी, लेकिन जिंक अपने आप को सैक्रिफाइस करता है अंदर वाले धातु को बचाने के लिए, इसलिए जिंक को सैक्रिफाइस वाला मेटल भी हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने आप को सैक्रिफाइस करके अंदर का जो मेटल है, अंदर की जो आयरन है उसको सेफ रखता है, ठीक है। चलिए, तो होता क्या है, जब लोहे की चादरों को पिघले हुए जस्ते में डुबोया जाता है तो चादरों पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है या गैल्वेनाइजेशन हम कहते हैं। यह जस्ते की परत लोहे को नम हवा के संपर्क में आने से रोकती है और जंग लगने से रोकती है। तो सिंपल वही ये करती है कि अंदर वाला जो लोहा है वो सेफ रहता है और बाहर का जो जिंक की जो लेयर है वही सिर्फ हवा के कांटेक्ट में आती है, ठीक है। अगली है लोहे को स्टेनलेस स्टील में बदलना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको अलॉय भी कहा जाता है, ठीक है, अलॉय यानी कि मिश्र धातु, ठीक है, क्या कहा जाता है, अलॉय। तो ये जो स्टेनलेस स्टील की हम बात कर रहे हैं, ये जो स्टेनलेस स्टील है बच्चों, ये आयरन का ही एक अलॉय है, ठीक है। अब आयरन को स्टेनलेस स्टील के साथ, आयरन का मतलब अलॉय बना के, जिसका नाम है स्टेनलेस स्टील, ये जब हम अलॉय बनाते हैं इसमें कार्बन और क्रोमियम को मिलाया, लोहे के साथ कार्बन क्रोमियम को और निकल को एक निश्चित मात्रा में हम मिला लेते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। अब ये स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता, तो ज्यादातर जो आपने घरों में बर्तन देखे होंगे तो आपने देखा है बर्तनों में तो हम खाना खाते हैं और कितनी बार उन्हें धुलते हैं, ज्यादातर पानी में ही उनका उपयोग करते रहते हैं, ठीक है, फिर भी उनमें जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो क्या है, स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत बार जो हमारी लोहे की कढ़ाई होती है, तो उसमें जब हम खाना बना लेते हैं उसको धुलते हैं, तो धुलने के बाद उसमें जो है एक रेड रेड कलर की परत आ जाती है, तो वो तो जंग यानी कि उसमें जंग लगने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन वही स्टेनलेस स्टील की जब हम कढ़ाई में खाना बनाते हैं उसको धुलते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई लेयर नहीं आती, क्योंकि ये क्या करता है, जंग लगने नहीं देता, ठीक है, धातु को बचाए रखता है, ठीक है। चलो, तो लोहे को स्टेनलेस स्टील में बदला जाता है कैसे, पिघले हुए लोहे को कार्बन के साथ डाला जाता है, क्योंकि कार्बन का नेचर क्या है, हार्ड है, जिससे वो इसे भी क्या बना देता है, हार्ड बना देता है। क्रोमियम और निकल की एक निश्चित मात्रा के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील नामक मिश्र धातु बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, एक मिश्र धातु यानी कि अलॉय बनाई जाती है। यह नम हवा में जंग नहीं लगती, इसीलिए इसका उपयोग घरेलू बर्तन और शल्य चिकित्सा उपकरण बनाने में किया, तो चिकित्सा उपकरण बनाने में भी इसी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर था गैल्वेनाइजेशन, जिसे हम गैल्वेनीकरण कह रहे हैं, और एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय बनाना, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिसका हमें खुद से आंसर देना है, ठीक है। तो आप पहले खुद से कीजिए, क्वेश्चन में पढ़ लेती हूँ।
उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की चादरों को पिघले हुए जस्ते में डुबोया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? इसे एनोडाइजिंग कहा जाता है। ठीक है, चलो क्लियर है। अब क्रिस्टलीकरण के बारे में बात करते हैं। तो क्रिस्टलीकरण आपने देखा भी होगा। ठीक है, चलो, समुद्री जल से वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यह नमक अशुद्ध होता है और इसके क्रिस्टलों का निरीक्षण करना कठिन होता है। इस प्रकार शुद्ध पदार्थों के बड़े क्रिस्टल उनके विलयनों से क्रिस्टलीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, जो एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये क्रिस्टलीकरण रिएक्शन क्या, ये जो क्रिस्टलीकरण हम पढ़ रहे हैं, ये क्या भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, अब जैसे हमने देखा है कि समुद्र से नमक कैसे निकाला जाता है। समुद्र के किनारे अलग अलग बेड्स बनाए जाते हैं, उनमें पानी भरा जाता है और उन पानी को इवेपोरेट किया जाता है। वो पानी जब इवेपोरेट हो जाते हैं तो नमक के क्रिस्टल हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? अशुद्ध होते हैं और इनका जो है निरीक्षण करना भी बहुत कठिन होता है। तो शुद्ध पदार्थों के जो बड़े क्रिस्टल हैं उनके विलयनों से क्रिस्टलीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं। चलिए, तो ये बात थी क्रिस्टलीकरण के बारे में, तो इसको आपको नोट कर लेना है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने ओजोन लेयर के बारे में बात की कि क्यों ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है और कैसे ये जो है हमें बचाती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमने आज बात की कि कैसे जो लोहा है उसमें जंग लगता है और कैसे हम इसे जंग लगने से बचा सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स के बारे में हमने बात की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे ग्रीस लगाना या पेंट लगाना, ऑयलिंग करना। इसके अलावा दो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड के बारे में हमने बात की। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो हायर क्लासेस में भी ये मेथड आपको देखने को मिलेंगे। पहला था गैल्वेनाइजेशन और दूसरा था एलॉय फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं? गैल्वेनीकरण प्रोसेस जो है जिसमें धातु के ऊपर किसी दूसरे धातु की एक लेयर लगाई जाती है। दूसरा था एलॉय फॉर्मेशन कि इनको जो है किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ मिला करके एक इनका जो है एलॉय मिश्र धातु बना दी जाती है। ठीक है, जो कि जंग लगने से बचाती है। ठीक, चलिए, इसके बाद हमने क्रिस्टलीकरण के बारे में बात की। बाकी जो कुछ टॉपिक इसके चैप्टर के बच गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।